बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है इसके बाद, अगर आप इतनी बात समझ जाते हो तो। मेरा बैकग्राउंड ब्लैक था इसलिए मुझे तकलीफ हुई, ये स्पेक्ट्रम एक्चुअली उल्टा बना है अगर आप ध्यान से देखें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो विभिन्न टॉपिक से लिए गए हैं, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रियल एग्ज़ाम हॉल के अंदर कई लोगों को बड़े डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, और शायद एग्ज़ाम हॉल के बाहर आने पे वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाएं कि ये मैंने कैसे छोड़ दिया, ये मैंने कैसे गलत किया। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आज हम करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, वीडियो को सिंपली एक मूवी की तरह मत देखिए, एक पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, बैठ जाइए तसल्ली से, और जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ उनको खुद करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। हाँ, ये तय है कि क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ये अपने आप में इस पहले क्वेश्चन के लिए हिंट होने जा रहा है। ये एक वॉल है, दिस इज़ अ वर्टिकल वॉल, जैसा आमतौर पे एक वॉल होता है। मेरे सामने एक दीवार है, इस दीवार से कुछ दूरी पे यहाँ फर्श पे यहाँ एक पानी का स्प्रेयर है, एक होस जैसा है मान लीजिए, या एक बॉल है जिसमें बहुत सारे होल्स हैं और हर डायरेक्शन में पानी निकल रहा है, ऐसा मान लीजिए। ऐसा समझ लीजिए कि ये पानी का पाइप है जिससे पानी निकल रहा है एक फिक्स्ड स्पीड से, ठीक है, एक फिक्स्ड स्पीड से पानी निकल रहा है। इस पाइप को मैं डिफरेंट एंगल पे सेट कर सकता हूँ, ये 0 से 90 डिग्री तक ऐसे जा सकता हूँ। तो जब मैं पाइप को ऐसा रखता हूँ, ऐसा रखता हूँ, ऐसा रखता हूँ, ऐसा रखता हूँ, तो जो पानी यहाँ से चलता है वो इस दीवार को अलग अलग जगहों पे जाके हिट करता है। जब मैं एंगल चेंज करता हूँ तो किसी अलग पॉइंट पे दीवार से पानी की बौछार टकराती है। अब इस पाइप को आप इमेजिन करो कि मैं ऐसे तो रोटेट कर ही सकता हूँ, साथ में ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ 0 से 90, फिर इस पोजीशन में 0 से 90, फिर इस पोजीशन में 0 से 90, सिमिलरली इस पोजीशन में 0 से 90, इस पोजीशन में 0 से 90। मतलब हर पॉसिबल डायरेक्शन में मैं पानी थ्रो कर रहा हूँ। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉल जैसी चीज़ है, बॉल में बहुत छोटे छोटे से पिन होल हैं, बहुत सारे, और सभी होल्स में से सेम स्पीड से पानी बाहर निकल रहा है। तो नेचुरली पानी जो है हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो अलग अलग डायरेक्शन में निकलने वाला वाटर ड्रॉप इस वॉल पे जाके कहीं अलग अलग जगहों पे टकराएगा, कुछ ड्रॉप्स वॉल पे नहीं भी टकराएंगे। तो हमने ये देखा कि ये जो दीवार है उसका ये एरिया, ये जो येलो कलर से शेड किया गया है, ये एरिया जो वॉल की है ये गीली हो गई पानी से, ये एरिया, ठीक है। ये हाइट h है और ये विड्थ लेट अस से w, ये एरिया गीला हो गया। इनफैक्ट ये पॉसिबल है कि आप कैलकुलेट कर सकें h और w की वैल्यू और ए गिवन वैल्यू ऑफ स्पीड एट विच वाटर पार्टिकल्स आर कमिंग आउट ऑफ दिस स्प्रेयर। आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल। पर अभी जो सवाल में पूछा गया है, गौर किया जाए, मैंने बहुत हिंट दे दिया ऑलरेडी एक्चुअली, फिर भी अभी सवाल में पूछा गया है कि इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम दोहराएं विथ चेंज्ड स्पीड, सिर्फ एक चीज बदली, जो पानी के पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनकी स्पीड पहले u थी, अब मान लो 2u हो गई। सो स्पीड एट विच वाटर पार्टिकल्स आर इजेक्टिंग आउट ऑफ दैट स्प्रेयर हैज बीन डबल्ड, ठीक है। तो स्पीड डबल कर दी गई। अब आपको यह बताना है कि h की वैल्यू में क्या चेंज हुआ, w की वैल्यू में क्या चेंज हुआ। अगर स्पीड डबल कर दी गई तो हाउ हैज h चेंज्ड, हाउ हैज w चेंज्ड। स्पीड को डबल करने से पहले u स्पीड पे अगर h की वैल्यू h थी तो 2u स्पीड पे h की वैल्यू क्या होगी, w की वैल्यू u स्पीड के लिए w थी तो 2u स्पीड के लिए क्या होगी। वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से सोचिए। देखो बच्चों, ये प्रोजेक्टाइल ऐसा चल रहा है, पानी यहाँ से एक पानी का ड्रॉप निकला, ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे जाके यहाँ दीवार से टकराया, फिर आपने होज का डायरेक्शन वगैरह चेंज किया
तो एक ड्रॉप निकला जो यहाँ जाके टकराया। ऐसे ही अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग पॉइंट पर ये पानी के पार्टिकल्स गिर रहे हैं और ओवरऑल इतना एरिया जो है वो गीला हो रहा है। अभी अगर क्वेश्चन गलत समझा था, आप समझ में आ गया तो अभी भी रुक जाना। तो मैक्सिमम हाइट जो इस दीवार पे गीली होती है वो h है, और ये जो विड्थ, मैक्सिमम विड्थ जो दीवार का गीला होता है वो w है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। मैंने जैसा कहा कि h और w को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मुझे ये डिस्टेंस वगैरह पता हो, स्पीड पता हो, इट कैन बी कैलकुलेटेड। पर इस क्वेश्चन में एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। ये बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है अगर मैं बोलूँ तो। डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन आने से अक्सर धोखा होता है, उसमें चैप्टर का नाम तो लिखा नहीं होता। अगर ये पार्टिकल यहां से, पानी का एक पार्टिकल u स्पीड से निकला है, तो कोई भी लेंथ, एनी लेंथ दैट यू आर कैलकुलेटिंग, बी इट वर्टिकल हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, बी इट रेंज or this height, whatever linear dimension you are calculating, let me call it as L has to be proportional to u square by g। क्योंकि इस पूरे डिस्कशन में दो ही ऐसे टर्म हैं जिनके कुछ यूनिट डायमेंशन है, एक स्पीड u और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। बाकी जो एंगल थीटा बीटा है वो सब तो डायमेंशनलेस है। और u और g का कॉम्बिनेशन जिसमें कि हमें लेंथ का डायमेंशन मिले वो है यू स्क्वायर बाई जी। इसलिए आप मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखो या रेंज का फॉर्मूला देखो, सभी चीजें यू स्क्वायर बाई जी के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये कुछ अलग तरह की हाइट है। आई एम नॉट सेइंग कि ये मैक्सिमम हाइट है, ये कुछ अलग तरह की हाइट है, ये कुछ अलग तरीके का विड्थ है। पर वो जो भी लीनियर डिस्टेंस है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन में कोई भी लीनियर डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको यू स्क्वायर बाई जी के प्रोपोर्शनल होना ही पड़ेगा, क्योंकि यू स्क्वायर बाई जी के अलावा कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसका डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन हो। हाँ, कॉन्स्टेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, साइन थीटा होगा कि कॉस थीटा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा होगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, वो देखा जाएगा। बट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर बाई जी। तो भाई यू को अगर तुमने डबल कर दिया तो जो भी क्वांटिटी है ये 4 गुना हो जाएगी। तो अगर तुमने यहां से प्रोजेक्शन स्पीड डबल कर दिया तो एच भी 4 गुना हो जाएगा और W भी 4 गुना हो जाएगा। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए। H और W कैलकुलेट करने का क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ, ये सिंपली ऐसे अनुमान लगाने का क्वेश्चन है। तो आपको एक बहुत ही सब्टल सा हिंट है यहाँ पे कि सिर्फ ये पूछा गया है कि U को बदलेंगे तो H कितने टाइम्स हो जाएगा, U को बदलेंगे तो W कितने टाइम्स हो जाएगा। H और W कैलकुलेट करने को नहीं कह रहा है। अगर एक्सप्रेशन निकालना होता तो कैलकुलेट करने को कहते, सीधे पूछते कि भाई बताओ एच की वैल्यू कितनी होगी। यू डबल करने से एच कितना हो जाएगा क्यों पूछेंगे? ये पूछ रहे हैं मतलब सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहे हैं कि यू के किस पावर के प्रोपोर्शनल है आपका एच, इतना ही पूछ रहे हैं, एक तरह से हिंट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं, कभी भी फिर भी आ सकते हैं, ठीक है, तो केयरफुल रहिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कहता है assume that a celestial body is in form of a very long cylinder of dust। नॉर्मली जो सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो स्टार्स हों, प्लैनेट्स हों, मून हो, हम सबको स्फेरिकल शेप का मान लेते हैं। पर यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसा मान लो कि एक सेलेशियल ऑब्जेक्ट बहुत लंबे सिलेंडर के शेप का है, मान लो, कह रहा है क्वेश्चन, एंड दैट सिलेंडर इज मेड ऑफ डस्ट। It is spinning about its axis with angular velocity omega in steady state, and that celestial object, which is in shape of a cylinder of dust, it is spinning about its axis with some constant angular speed omega, right? Now question says, let r be the distance from the axis, let r be distance of any point from the axis of the cylinder. If the dust is only held together by gravity, dust is held together by gravitational force only. No other force is involved between the dust particles. The density of the dust is proportional to. Now, how will the density of the dust in that cylindrical body change with distance r from the axis? That is the question. Will it be proportional to r square? Will it be proportional to r raised to the power minus 1? Will it be proportional to r raised to the power 1? Blah, blah, blah. This is the question.
I hope you have understood the question. Question is written over here, so you can take the screenshot and please give it a try. प्लीज कागज पे खुद सोचो, थोड़ी देर सोचो, घबराओ मत। अपने आप को अब ऐसे टेस्ट मत करने बैठ जाओ कि नहीं हम तो जेईई एडवांस के एग्जाम हॉल में बैठे और मुझसे नहीं बन रहा है, कांपने लगे। ऐसा नहीं, आराम से रिलैक्स करो, सोचो क्या दिया हुआ है। नहीं बना कोई बात नहीं, बन गया बहुत अच्छी बात है। रिलैक्स करके सोचो, गहराई से सोचो, 10 मिनट सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, सोचो। चलो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ है, वैसे ही ग्रेविटेशन में भी आप गॉस लॉ बना सकते हो। ग्रेविटेशन में भी आप गॉस लॉ बना सकते हो। बनाया कि नहीं कभी? आई होप कि बनाया होगा। नहीं बनाया, चलो जल्दी से बना देता हूं 1 मिनट में। भाई एक पॉइंट मास के लिए बना देता हूं। एक पॉइंट मास है यहां पे, इस मास को सराउंड कर, मास को सेंटर पे रख के एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करो। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करो। इस मास की वजह से इस सरफेस के इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड्स द मास है। ओहो, मुझे इधर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, सो सॉरी। एक मिनट, ये एक पॉइंट मास है, इसको सराउंड करता हुआ स्फीयर है। इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो टुवर्ड्स द मास है हर पॉइंट पे, राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड को भी ई लिख लेता हूं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज नथिंग बट Gm/r², जहां r इस स्फीयर का रेडियस है। हर ऐसी जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड Gm/r² है। अब यहाँ पे अगर एक ds एरिया लिया आपने, बहुत ही छोटा सा एरिया ds लिया अगर आपने, तो ये जो एरिया है, ये एरिया वेक्टर आप जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हो, आउटवर्ड नॉर्मल के अलॉन्ग लेना, यहां भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड है और ग्रेविटेशनल फील्ड रेडियली इनवर्ड है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो इस छोटे से पैच पे अगर तुम फ्लक्स लिखोगे, E.ds लिखोगे, तो EDS cos 180 डिग्री आ जाएगा। दैट मीन्स, आई एम सो सॉरी, तो जो फ्लक्स आएगा वो EDS cos 180 डिग्री Gm/r² ds विथ ए नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिहेव्स एज इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, वो अट्रैक्टिव है सिर्फ। ठीक है, उसकी कोई चिंता नहीं। पूरे सरफेस पे इसको अगर हम जोड़ दें, पूरे सरफेस पे E.ds का इंटीग्रेशन करते हैं, तो Gm तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, ds का समेशन मतलब 4πr², 4πr²। तो एक क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फ्लक्स हुआ वो इतना हुआ, ये r² कैंसिल हो गया, Gm into 4π। दिस इज गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन। द फ्लक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, Eg लिख लो, ग्रेविटेशनल फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज माइनस ऑफ 4π Gm। माइनस साइन इज देयर जस्ट बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। अगर हम कन्वेंशन बदल दें, अगर हम ऐसा कर दें कि हम एरिया वेक्टर को इनवर्ट डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया करेंगे, तो ठीक है, वो प्लस हो जाएगा, इट हार्डली मैटर्स। So this is Gauss law in gravitation and it is valid in all situations. I mean, you can use it just like you use it in electrostatics. There is no harm. तो ये है हमारी वो सिलिंड्रिकल सेलेशियल बॉडी जिसके बारे में चर्चा की जा रही है इस क्वेश्चन में। ब्लू कलर का सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ये अपने इस एक्सिस के अबाउट में स्पिन कर रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। ये डस्ट का पूरा बना हुआ एक सिलेंडर है और एक्सिस से r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे, एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर तुम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखना चाहते हो, दैट इज नथिंग बट, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह लेते हैं। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो अगर मैं इस सिलेंडर की वॉल पे, पीला सिलेंडर एक गॉसियन सरफेस है, रेडियस r का एक
क्लोज सिलेंडर इमेजिन करो जो गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस के कर्व्ड सरफेस पे यहां हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसी है, रेडियली इनवर्ड। आई होप बच्चों सभी समझते हो कि इस सिलेंडर के ऊपर अगर मैं ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन लूं तो वो ई इंटू एरिया ऑफ द कर्व सरफेस हो जाएगा विद नेगेटिव साइन, अगर कन्वेंशन वही है कि एरिया वेक्टर ds को हम बाहर की तरफ लेंगे। तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर ई ds का जो समेशन होगा वो कितना हो जाएगा? आंसर है E इंटू 2 पाई आर एल, वेयर एल इज लेंथ ऑफ दिस येलो कलर्ड सिलेंडर। 2 पाई आर एल इज द सरफेस एरिया इंटू E इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इक्वल टू the gravitational flux through this closed cylinder, because ये जो टॉप के लिड है, ये जो ढक्कन है, इसके थ्रू कोई फ्लक्स नहीं है, नीचे भी जो ढक्कन है उसके थ्रू भी कोई फ्लक्स नहीं है, तो पूरे सिलेंडर के थ्रू यही फ्लक्स है। एंड दिस फ्लक्स कैन बी रिटन इक्वल टू 4 पाई जी एम, 4 पाई जी एम, वेयर एम स्टैंड्स फॉर टोटल मास एनक्लोज्ड इनसाइड दिस येलो कलर्ड सिलेंडर। एम इज द टोटल मास एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। आप माइनस साइन को छोड़ भी सकते हो अगर आपके दिमाग में ये है कि हाँ भाई जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इनवर्ड है, चलेगा, उसका वही मीनिंग है, उससे ज्यादा कोई मीनिंग है नहीं एक्चुअली। तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है इसके बाद, अगर आप इतनी बात समझ जाते हो तो। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाई आर। ये कैलकुलेट किए बगैर कैसे बोल दिया? मैंने अभी अभी आपको जो सलाह दिया, अगर आप वो कैलकुलेशन करोगे तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी एट ए डिस्टेंस आर। पर अगर तुम समझदार हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, तो ये कैलकुलेशन क्यों करेंगे? है तो चार्ज के जैसा ही ना भाई। जैसे ये अगर एक चार्ज सिलेंडर होता, यहाँ पे मास वाला सिलेंडर है, अगर चार्ज भरा एक सिलेंड्रिकल जोन होता, तो सभी ने पढ़ा है कि इस पीले सिलेंडर के अंदर 1 मिनट के लिए मान ले लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। थोड़ी मेरी भाषा पे गौर करना, तुम लोगों ने पढ़ रखा है, तुम ऐसे पढ़ते हो कि इस नीले सिलेंडर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, उसके टर्म्स में फॉर्मूले वगैरह याद करते हो, ठीक है, वो अच्छी बात है, वो चलेगा, बिल्कुल ठीक है, फाइन। पर 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि ये जो पीला सिलेंडर है उसके हर मीटर लेंथ में लैम्डा कूलम चार्ज है, चलो चार्ज मान लेते हैं, लैम्डा कूलम चार्ज है, पीले सिलेंडर की बात कर रहा हूं। तो भाई अगर इस पीले सिलेंडर के पर मीटर लेंथ में लैम्डा कूलम चार्ज है, तो यहां से आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्यों? बाकी जो पीला दिख रहा है उसके अलावा जो बाहर में नीला है उसकी वजह से तो फील्ड जीरो होता है इन सभी पॉइंट्स पे। गॉस लॉ अप्लाई करके तुमने पढ़ रखा है। मैं एक्चुअली ये कह रहा हूं इतनी देर से कि गॉस लॉ अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, पर तुम्हें जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला याद है। उससे आसान होता कि मैं अप्लाई करके लिख देता, फॉर्मूला डिराइव कर देता, पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें एग्जाम हॉल में इसको डिराइव नहीं करना है, तुम्हें याद है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहां भी लगेगा, वही फॉर्मूला यहां भी लगेगा। कैसा? आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहां से आर डिस्टेंस पे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं पढ़ा है, नहीं, आपने रो के टर्म्स में कुछ पढ़ा है। मेरी बात को फिर से सुनिए, ये पीले सिलेंडर के 1 मीटर लेंथ पे लैम्डा कूलम चार्ज है, और नीले वाले की वजह से अंदर के किसी पॉइंट पे फील्ड होता ही नहीं है। तो आप उसी चीज को जो आपने पहले पढ़ा उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, सिर्फ पीले वाले चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड होगा इस जगह पे। तो पीले सिलेंडर के जस्ट सरफेस पे एक पॉइंट है, तो फील्ड कितना होता है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो भाई जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी उतना ही होगा, लेकिन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, है कि नहीं? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ है उसमें आप लिखते हो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जबकि जो ग्रेविटेशन में, ओहो आज मैं बहुत परेशान हो रहा हूं इसकी वजह से, जबकि ग्रेविटेशन में जो गॉस लॉ है उसमें आप लिखते हो m इंटू 4 पाई जी। तो ठीक है, ये कांस्टेंट अलग आएंगे, छोड़ो ना यार, बट ऊपर में लैम्डा और नीचे में आर तो रहेगा ना। So the gravitational field at a distance r from the axis is proportional to lambda by r. यही कहा जा रहा है। What is lambda? Lambda is mass per meter length that is enclosed inside the yellow color cylinder. यही लिखा है यहाँ। The gravitational acceleration, that is gravitational field
at a distance r from the axis is proportional to lambda by r, where lambda is the mass per unit length enclosed inside the cylinder, that yellow colored cylinder. मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को देख के एग्जाम हॉल में हम करेंगे क्या. हमें सब याद है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ होता है वैसे ही ग्रेविटेशन में होता है. तो भाई अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा चार्ज वाला क्वेश्चन होता तो यहां फील्ड को क्या लिखते, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. लैम्डा का मीनिंग क्या होता, इस पीले सिलेंडर के यूनिट लेंथ में चार्ज, ब्लू वाले के में नहीं, पीले वाले में. तो वैसे ही ग्रेविटेशन में भी हम लिखेंगे तो ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ अलग आएगी. वो जो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसकी जगह कुछ जी के टर्म्स में कुछ आएगा न्यूमरेटर में. ठीक है, उसको करो किनारे, क्योंकि हमसे सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी पूछा गया है. तो मैं लिखूंगा कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है यहां से आर डिस्टेंस पे, उसकी जो वैल्यू है वो लैम्डा बाय आर के प्रोपोर्शनल है. अब क्वेश्चन के मुताबिक ये जो डस्ट पार्टिकल है, जैसे यहां पे कोई एक डस्ट पार्टिकल है, तो ये डस्ट पार्टिकल ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है और उसको घूमने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहां से मिल रहा है, वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल रहा है. ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि डस्ट इज हेल्ड टुगेदर ओनली बाय ग्रेविटी. तो यहां अगर एक डस्ट पार्टिकल इमेजिन करें, वो सर्कल में घूम रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से आर रेडियस के सर्कल में, तो उसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो ओमेगा स्क्वायर आर है. उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर है. और उसको एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, ये जो पीले कलर का मास है, ये जो इसको अट्रैक्शन कर रहा है, उसकी वजह से मिल रहा है. तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हियर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, वो लैम्डा बाय आर के प्रोपोर्शनल है. और यहां किसी पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो ओमेगा स्क्वायर आर है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जो लैम्डा बाय आर है इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर आर, इजंट इट. लैम्डा बाय आर इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर आर. ओमेगा भी कांस्टेंट है इसलिए उसको हटा दिया. सो लैम्डा बाय आर इज प्रोपोर्शनल टू आर, which means lambda is proportional to r square, which means rho is a constant. ठीक से सोच लो, समझ में आ जाएगा. lambda is proportional to r square. What is lambda? Lambda is mass of unit length of this yellow cylinder. If lambda has to be proportional to r square, then density of this dust must be constant. क्यों? क्योंकि lambda कैसे लिखेंगे, 1 मीटर पीले सिलेंडर का मास कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे वॉल्यूम इंटू लेंथ 1 मीटर. पीला सिलेंडर 1 मीटर लंबा, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ 1 मीटर, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. 1 मीटर लंबे पीले सिलेंडर का मास यही हुआ. इसी को दुनिया वाले लैम्डा बोल रहे हैं, इजंट इट. तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तभी हो सकता है जब रो आर के साथ ना बदले. तो हमारी कंडीशन फुलफिल तब होती है जब लैम्डा प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और ये तभी पॉसिबल है जब लैम्डा रो जो है वो कांस्टेंट हो. इसलिए पूरा सिलेंड्रिकल डस्ट जो है वो कांस्टेंट डेंसिटी का मटेरियल है. इसमें डेंसिटी का कोई वेरिएशन नहीं है डिस्टेंस के साथ. सो डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन आर. आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है. मैंने गॉस लॉ अप्लाई करके कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं किया. मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडा है उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. जो याद है एग्जाम हॉल में उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. और इस पिछले क्वेश्चन को भी देखिए और इस क्वेश्चन को भी देखिए, दोनों की बनावट में एक चीज कॉमन है, कुछ प्रोपोर्शनैलिटी पूछी जा रही है. तो मुझे डायमेंशन वाले जो टर्म है सिर्फ उन पे ध्यान देना चाहिए. जो कांस्टेंट्स किसी काम के नहीं है उनको किनारे करते चले, है कि नहीं. सो जो काम की चीजें हैं, मतलब क्वेश्चन को पढ़ के, नॉट डायमेंशन वाला वर्ड मेरा गलत है, जो काम के टर्म्स हैं उन पे हमारा फोकस होना चाहिए. उनको रखते जाएं, बाकी जो कांस्टेंट्स हैं उनको किनारे करते चले जाएं, तो हम जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे. एक्यूरेट आंसर निकालने को नहीं कहा जा रहा है जब इस भाषा में क्वेश्चन पूछा गया है. मोस्ट प्रोबेबली. आइए, ये एक क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स से, आसान सा क्वेश्चन है. आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा सा सोचेंगे तो बता देंगे. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए. क्वेश्चन कह रहा है ट्यूब कंटेन्स ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच आर ऑल इन देयर थर्ड एक्साइटेड स्टेट. इस ग्लास ट्यूब में, ट्रांसपेरेंट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरी है. इसमें हाइड्रोजन एटम है और सारे के सारे एटम थर्ड एक्साइटेड स्टेट में. ठीक है, द एटम्स डी एक्साइट एंड
व्हेन दे डी एक्साइट दे विल थ्रो आउट रेडिएशन। इस रेडिएशन को जब हम एक स्पेक्ट्रोमीटर, सरल भाषा में एक प्रिज्म से पास करते हैं और उसको एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लेते हैं, तो मुझे यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम मिलता है। फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप करने से ऐसा कुछ फोटोग्राफ दिख सकता है। ये जो ऊपर में डायग्राम दिया गया है, दिस इज नॉट टू स्केल, ये जस्ट एक इंडिकेटिव डायग्राम है। हाँ, तो एटम्स जब डी एक्साइट होते हैं तो उसके जो रेडिएशन निकला उसका स्पेक्ट्रम लिया जाता है। विच ऑफ द लाइन्स, ये स्पेक्ट्रम है, विच ऑफ द लाइन्स शोन, which of the lines shown here, these are the lines, line 1, line 2, line 3, line 4, line 5, line 6। स्पेक्ट्रम में 6 लाइन दिखाई दे रही हैं, है ना। तो इन 6 लाइन में से कौन सी लाइन करस्पॉन्ड्स टू ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इन 6 लाइन में से कौन सी लाइन है जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण पैदा हुई है। ये पहला सवाल है। Which line represents the second smallest wavelength in the spectrum? और इन 6 में से कौन सी लाइन सेकेंड स्मॉलेस्ट वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है इन द एंटायर स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से हट जा रहा हूं बोर्ड के आगे से, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुक जाइए और क्वेश्चन को खुद से अच्छे से सोच लीजिए। आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। सभी समझते हैं, मुझे लगता है ये तो सभी को याद है कि अगर हमारे हाइड्रोजन एटम थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब N4 में है, क्वांटम स्टेट 4 में है, ये ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो सभी एटम अगर N4 स्टेट में है और सभी एटम को छोड़ दिया जाए कि जिसको जहां जाना है जाओ, तो जितने ट्रांजिशंस होंगे वो उसमें 6 प्रकार के रेडिएशन निकलेंगे, 6 अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन निकलेंगे। बहुत सारे एटम्स में डायरेक्टली ये ट्रांजिशन होगा, बहुत सारे एटम्स में ये ट्रांजिशन पहले होगा, अब यहां एटम पहुंच गया तो ये ट्रांजिशन होगा। कुछ एटम जिद्दी हैं, वो पहले यहां आने के बाद फिर यहां जाएंगे और फिर यहां से यहां जाएंगे, ऐसा हो सकता है। और कुछ 1 2 3 4 5 कोई एक छूट गया, कौन सा छूट गया भाई, वो ऐसा हो सकता है कि यहां से चलने वाला एटम पहले 2 में आए और फिर 2 से 1 में जाए। तो टोटल 6 डिफरेंट ट्रांजिशंस संभव है यहाँ पे। तो हर ट्रांजिशन में एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, एक खास वेवलेंथ की लाइट निकलती है और वो खास वेवलेंथ इस प्रिज्म से पास होने के बाद इस स्क्रीन पे एक खास जगह पे जाके टकराता है। तो जहां वो वेवलेंथ टकराता है वहां पे हमें एक चमचमाती हुई लाइन दिखती है। वही लाइन यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। एक्चुअली में मेरा बैकग्राउंड ब्लैक था इसलिए मुझे तकलीफ हुई। ये स्पेक्ट्रम एक्चुअली उल्टा बना है, अगर आप ध्यान से देखें। ये जो स्पेक्ट्रम है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट लाइंस होंगी। मतलब एक्चुअल में जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो डार्क है ऐसी, अगर आप देख सके कि मैं ये डार्क कर रहा हूं, ये डार्क है फोटोग्राफिक प्लेट ऐसी, और उसमें आपके सफेद दांतों के समान चमचमाती हुई ऐसी लाइंस होंगी। ये एक्चुअली स्पेक्ट्रम ऐसा होगा, पर ठीक है, हमने इसको ऐसा दिखा दिया है। वो जो काली लाइंस है वो स्पेक्ट्रम की चमचमाती हुई लाइंस है। तो इतनी गपशप के दौरान शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर ढूंढ भी लिया होगा। देखो, ये जो ट्रांजिशन है 4 से 1, 4 से 1, या ये जो ट्रांजिशन है 3 से 1, या ये जो ट्रांजिशन है 2 से 1, ये तीनों में जो लाइट निकली वो लाइमन सीरीज की लाइट कहलाती, लाइमन सीरीज के लाइंस कहलाते हैं स्पेक्ट्रम में, आप सभी जानते हैं। इन तीनों लाइंस के वेवलेंथ में कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं होता। क्या कह रहा हूं बच्चों, यहां नंबर्स में बात कर लेते हैं। ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये -3.4 है, ये -1.51 है, ये शायद -0.85 है। तो इस ट्रांजिशन से जो फोटोन निकला उसकी एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस ट्रांजिशन से जो फोटोन निकला उसकी एनर्जी ये करीब करीब 12.09 है। तो 12.75 और 12.09 में कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है। ये दोनों फोटोन ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के हैं, इनके वेवलेंथ में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है आपस में। उसी तरीके से यहां से यहां गए तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन निकला। ठीक है, ये भी उनके करीब करीब आसपास ही है।
12.75, 12.09 शायद, और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन फोटॉन्स की आपसी एनर्जी बहुत डिफरेंट नहीं है, इसलिए इनके तीनों के वेवलेंथ लगभग समान हैं, इसलिए ये स्क्रीन पर लगभग एक ही जगह आके जमा हो जाते हैं। तो ये जो तीन पास पास की लाइन दिख रही हैं, ये आंख बंद करके लाइमन सीरीज की लाइन है, क्योंकि तीन लाइमन सीरीज की लाइन निकली हैं और पास पास होनी चाहिए वो लाइन, एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। ये लाइमन सीरीज की लाइन। यहां पे भी देखिए ध्यान से, अगर मुझे ये सब नहीं दिखाया गया होता, एक मिनट के लिए सब किनारे कर देते हैं, तो भी शायद हम समझ जाते कि 4 कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 6 और 5 किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 5 और 6 के बीच में गैप कम है, मतलब ये दोनों जो फोटोन से इनके एनर्जी में अंतर कम है। तो 4 से 1 का ट्रांजिशन और 3 से 1 के ट्रांजिशन, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी का, वो बहुत बड़ा नहीं है। तो ये ऐसे फोटोन हैं जिनके वेवलेंथ में भी बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। ये ऐसे फोटोन हैं जो स्क्रीन में भी एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होंगे। ये 5 और 6 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके कंपैरिजन में जो 2 से 1 का ट्रांजिशन हुआ है, उस फोटोन की एनर्जी फिर भी डिफरेंट है, 12.75, 12.09 और फिर सीधे 10.2। तो ये थोड़ा बड़ा अंतर हो गया। तो ये जो तीसरा फोटोन है, इसकी वेवलेंथ थोड़ी अलग है उन दोनों से, ये उन दोनों के बीच का जो गैप है उससे बड़े गैप पे होगी। तो ये समझ में आ रहा है कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला यही फोटोन है। ये किस ट्रांजिशन से पैदा हुआ है, तो आंसर है 2 से 1 पे जंप होने की वजह से। ये किस से पैदा हुआ है, 3 से 1 पे जंप होने की वजह से। ये किस से पैदा हुआ है, 4 से 1 पे जंप होने की वजह से। ये लाइमन सीरीज की 3 लाइन है। ऐसे ही अब लाइमन के बाद जब बामर पे जाएंगे तो उनके फोटोन की एनर्जी काफी डिफरेंट है एज कंपेयर टू लाइमन सीरीज के फोटोन। तो उनके बीच में एक भारी भरकम गैप है, अच्छा बड़ा गैप है। और ये दो लाइंस जो है वो बामर सीरीज की लाइन है, 3 से 2 और 4 से 2 ट्रांजिशन को करस्पॉन्ड कर रही है। और ये पास्चन सीरीज की लाइन है, यहाँ पे एक ही लाइन है पास्चन सीरीज की, 4 से 3 ट्रांजिशन से पैदा हुई है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द लाइन शोन करस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। गलती मत कीजिएगा, एक्साइटेड आप होके एक गलती कर देंगे। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब N3, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब N2। सो 3 से 2 का ये जो ट्रांजिशन है बामर सीरीज वाला, ये वाला लाइन, ये कौन सी लाइन है, 2 है कि 3 है? अब मैं आपको क्वेश्चन के साथ छोड़े जाता हूं, आप खुद सोच के बताइए कि 2 सही आंसर है इसका या 3 सही आंसर है। 2 और 3 में से कौन सा इस ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा बोल रहा है कि दूसरा सबसे छोटा वेवलेंथ, सबसे छोटा वेवलेंथ मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन। सबसे छोटा वेवलेंथ मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन, ये सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरा सबसे एनर्जेटिक फोटोन कौन है? हम देखते हैं कि दूसरा सबसे एनर्जेटिक फोटोन ये है। तो ये फोटोन शायद हमारे डिस्कशन में आ चुका, ये जो ट्रांजिशन है इससे जो फोटोन निकला उससे कौन सी लाइन बनी है शायद मैं बोल चुका हूं, पर फिर से आप खुद से एक बार सोच लीजिए कि सही आंसर क्या होना चाहिए। इसके अलावा एक और होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं, ये इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ए डिस्क ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस 1 मीटर इज स्टैंडिंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। A horizontal force of 3 Newton starts acting, applied at the center at time t is equal to 0 and the disc begins to roll without sliding. 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, सेंटर पे लगाते रहेंगे और डिस्क रोल कर रहा है विदाउट स्लाइडिंग। एट t is equal to 1 second find the position of the point in the disc which has 0 acceleration. बच्चों पहला पार्ट ये रहेगा सवाल का कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड के बाद इस डिस्क में कुछ स्पीड वगैरह आ चुकी है। सबसे पहले आप ये सोच के बताओ, ये अभी सोच के बताओ कि अगर मैं इस डिस्क को, ये डिस्क ऐसे चल रही है, इस डिस्क को ऐसे 4 क्वाड्रेंट में बांट दूं, 4 हिस्सों में बांट दूं, तो वो पॉइंट जिसका एक्सेलरेशन इस वक्त 0 है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे कुछ स्पीड है, कुछ ओमेगा है, इस टाइम पे डिस्क में कोई एक पॉइंट है जिसका एक्सेलरेशन 0 है। वो पॉइंट जिसका एक्सेलरेशन 0 है वो इस क्वाड्रेंट में यहां कहीं है, इस क्वाड्रेंट में यहां कहीं है, इस क्वाड्रेंट में कहीं है या इस क्वाड्रेंट में कहीं है। पहले आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन चारों में से किस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट है
जिसका एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि उस पॉइंट की लोकेशन को बताना है। मैं पहले सिंपल वाला जो है मैं उसका आंसर देता हूं, बाकी आप कीजिएगा। नेचुरली वो पॉइंट यहां कहीं होगा। उस पॉइंट का एक्सेलरेशन हम कैसे सोचेंगे? इस समय अगर सेंटर का एक्सेलरेशन ए है, वो आप लिख सकते हैं। डायनामिक्स के इक्वेशन लिखने होंगे। प्योर रोलिंग के लिए फोर्स इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखिए, अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर लिखिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आपको एफ के टर्म्स में, एफ गिवन नंबर है, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आपको पता है कि डिस्क के सेंटर का एक्सेलरेशन क्या है, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी पता है। 1 सेकंड के बाद इसकी एंगुलर स्पीड क्या है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको डिस्क का अल्फा पता है, इस वक्त डिस्क का ओमेगा पता है, सेंटर का एक्सेलरेशन ए पता है। तो बच्चों यहां जो कोई पॉइंट होगी ऐसे, अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखें, अगर सेंटर पे बैठ के देखें, तो सेंटर पे बैठे ऑब्जर्वर को ये पॉइंट तो ऐसे सर्कल में ही घूमता हुआ दिख रहा है ना। ये पीले वाले सर्कल को सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूं। सेंटर में बैठे ऑब्जर्वर को ये पॉइंट सीधा सीधा सर्कल में घूमता हुआ दिख रहा है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अल्फा है मतलब ओमेगा बढ़ रहा है। तो सेंटर में बैठे आदमी को ये पॉइंट बढ़ती हुई रफ्तार से इस आर रेडियस के सर्कल में घूमता हुआ दिख रहा है। तो सेंटर में बैठे ऑब्जर्वर के लिए अगर आप पूछेंगे इसका एक्सेलरेशन बताओ, तो बोलेगा 2 टुकड़े। एक रेडियल एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर, इस वक्त का ओमेगा पता है तो ओमेगा स्क्वायर आर पता है, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है अल्फा आर अल्फा। सेंटर ऑफ मास पे यहां कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो उसको इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर इधर और आर अल्फा इधर दिखाई देगा। ठीक, ये जो सेंटर में बैठे ऑब्जर्वर के लिए। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम इस पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सेंटर के रेस्पेक्ट में लिख लिया, अब उसमें सेंटर का एक्सेलरेशन जोड़ दीजिए। तो ये वेक्टर ओमेगा स्क्वायर आर, ये वेक्टर ए और ये आर अल्फा, इन 3 वेक्टर का सम है इस पॉइंट का एक्सेलरेशन। और आप देख सकते हैं कि ये 2 वेक्टर, ये वेक्टर, इनका रिजल्टेंट अगर हॉरिजॉन्टल इधर हो गया इसके ए के इक्वल, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा पॉइंट है जिसका एक्सेलरेशन 0 है, तो उसका आंसर आपको कुछ इस लैंग्वेज में देना है कि वो पॉइंट यहां पे है, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर एट एन एंगल थीटा विद दिस वर्टिकल लाइन लेटर से। तो आपको आर और थीटा बताना है टू फिक्स द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट। तो अब आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आराम से सॉल्व जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। सी यू।